हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम पे। क्या क्वेश्चन है? सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कई बार दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा कलेक्टेड एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस टू द पॉपुलेशन। देयर आर टू ब्रॉड सोर्स ऑफ एरर्स, दीज आर सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। क्या होता है कि जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सैंपल कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन पैरामीटर में से, जब भी हम क्या करते हैं डाटा सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो उस सैंपल को कलेक्ट करते वक्त कुछ एरर आ जाते हैं। वो क्या एरर होते हैं वही हम देखते हैं और किस तरीके से उन एरर से कंट्रोल किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं, उसके बाद हम नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग एरर, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सैम्पलिंग एरर आर द सैम्पलिंग मेथड अप्लाइड एंड द सैम्पलिंग साइज, कि कौन सा मेथड हमने अप्लाई किया है सैम्पल को कलेक्ट करते वक्त, ठीक है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग, तो इनके अंदर भी हमने कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, यानी कौन सा मेथड हमने जो है बेसिकली यूज़ किया है सैम्पल को कलेक्ट करते वक्त, और सैम्पल का साइज़ क्या था। सैंपल का साइज़ क्या होता है वो वीडियो बनी हुई है, उसको देखना ताकि आपको सैंपल साइज भी पता चले क्या होता है। सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कवर इन द सैंपल। सैंपल के अंदर क्या होता है, हम पूरी एंटायर पॉपुलेशन को नहीं लेते, लेकिन कुछ एक पार्ट लेते हैं जो पूरी एंटायर पॉपुलेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द सैम्पलिंग एरर वेरी फ्रॉम वन सैम्पलिंग मैथड टू द अदर और इवन फ्रॉम द सैंपल सेम सैंपल साइज। कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे एरर क्यों आता है कि एरर आ जाता है कई बार मेथड की वजह से, कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है सैंपल को कलेक्ट करते वक्त, या फिर हमारा सैंपल साइज़ क्या था। तो इन बेसिक चीज़ों की वजह से जो है वो एरर क्रिएट हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, द सैम्पलिंग एरर एसोसिएटेड विद द रैंडम विद सिंपल random sampling will be greater than stratified random sampling if the population is heterogeneous in nature। अगर population homogeneous है तब हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। अगर तो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो हम जो है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, सैम्पलिंग एरर कब आया, जब हमें मेथड तो कोई और यूज़ करना था लेकिन हमने मेथड कोई और यूज़ कर लिया। हमें मेथड यूज़ करना था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, लेकिन हमने मेथड यूज़ कर लिया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। तो इस केसेस में क्या होता है, जब हमने मेथड गलत यूज़ किया तो एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंट्यूटिवली वी नो दैट द लार्जर द सैम्पल द मोर एक्यूरेट द रिसर्च, ठीक है। जितना ज़्यादा जो है वो सैम्पल का साइज़ होगा उतने अच्छी हमारी जो है वो रिसर्च होगी, उतने एक्यूरेट हमारी रिसर्च होगी, ये हम मानते हैं, ठीक है। इनफैक्ट द सैम्पल एरर वेरी विद सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज डिक्रीजेज द सैम्पल एरर। तो कई बार क्या होता है कि एरर किसकी वजह से आता है, इस वजह से भी आता है कि हमारा सैम्पल साइज क्या है, ठीक है। तो इनफैक्ट द सैम्पलिंग एरर वेरी विद द सैम्पल ऑफ डिफरेंट साइज, जैसे जैसे हमारा जो सैम्पल साइज है वो वेरी करता है, उसी तरीके से जो है हमारा सैम्पलिंग एरर भी क्या होता है, अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द सैम्पल साइज। इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज डिक्रीजिंग द सैम्पल एरर, अगर हमारा सैम्पल साइज थोड़ा बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेस क्या है, कम होंगे। तो बेसिकली हमने जो है सैम्पलिंग एरर में दो चीज़ें हमने पढ़ी कि सैम्पलिंग एरर किस वजह से आता है। एक तो होता है जो एक्चुअल में मेथड हमने यूज़ करना है उसकी जगह हमने कोई और मेथड यूज़ कर लिया जिसकी वजह से एरर आता है। दूसरा एरर आता है सैम्पल साइज़ क्या है, सैम्पल साइज़ एडिक्वेट होना चाहिए ताकि हम क्या एरर होने के चांसेस कम हो, यानी कि जितना ज़्यादा लार्ज हमारा सैम्पल साइज़ होगा उतने ही एरर होने के चांसेस कम होंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज फ्रॉम द फॉल्टी रिसर्च डिजाइन एंड मिस्टेक्स इन एग्जीक्यूटिंग रिसर्च, मीन्स देयर आर मैनी सोर्स ऑफ नॉन सैम्पल एरर विच मे बी ब्रॉडली क्लासिफाई एज रिस्पोंडेंट एरर और एडमिनिस्ट्रेटिव एरर। रिस्पोंडेंट एरर क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। इफ द रिस्पोंडेंट कोऑपरेट एंड गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च कैन बी इजीली अकम्प्लिश, हाउएवर इन प्रैक्टिस दिस मे नॉट हैपन। द रिस्पोंडेंट may either refuse to provide information or even if for he she provided information it may be biased। कई बार क्या होता है कि मान लो हमने सैंपल तो सही कलेक्ट किया लेकिन जो लोग हैं जो जिनसे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे रिस्पोंडेंट है वो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं देते, कई बार वो हमें जवाब ही नहीं देते, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करते। कई बार क्या होता है इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से भी जो है सैंपल एरर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। The researcher find that the non-response
rate is more in a particular group of respondent, for example high income group, additional effort should be made to obtain data from these under representative group of the population. For example, for this group who are not responding to the mailed questionnaires, personal interview may be conducted to obtain data. In a mailed questionnaire, the researcher never know whether the respondent really refused to provide data or was simply indifferent. मीन्स देर आर सेवरल टेक्निक विच हेल्प टू एनकरेज रिस्पोंडेंट टू रिप्लाई. फर्स्ट हमने जो पॉइंट पढ़ा है, फर्स्ट जो नॉन सैम्पलिंग एरर आता है वो आता है रिस्पोंडेंट की वजह से, कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है या तो वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो कहीं ना कहीं हमें जो नॉन रिस्पॉन्स रेट है वो क्या करना होगा, कम करना होगा. हमें रिस्पोंडेंट से जो है वो रिस्पॉन्स मांगना होगा. कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चनरीज का यूज़ करते हैं ताकि हमें डाटा कलेक्ट कर सकें हम. तो क्वेश्चनरीज में क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है कई बार हो सकता है कि वो खुद से वो जो है वो रिप्लाई ना कर रहा हो, या फिर उसको समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, या फिर वो इलिटरेट है. तो क्या रीज़न है वो हमें नहीं पता होता. तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम पर्सनल इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमें जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पोंडेंट का मिल सके. तो बहुत सारी टेक्निक है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ताकि रिस्पोंडेंट को हम क्या कर सके, इनकरेज कर सके कि वो हमें जो है हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करे, तभी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाएगी. सो रिस्पॉन्स बायस क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द रिस्पोंडेंट मे नॉट गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू मिसलीड द इन्वेस्टिगेटर इन अ सर्टेन डायरेक्शन. रिस्पोंडेंट बायस ये होता है कि जब रिस्पोंडेंट आंसर तो देता है, इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देता. कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, उसको गुमराह करता है, उसको गलत इन्फॉर्मेशन, गलत डायरेक्शन शो करता है. सो द रिस्पोंडेंट में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मिसरिप्रेजेंटेड द ट्रूथ. जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो क्या होता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो भी सही है, सही चीज़ें हैं, उसको क्या करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है, गलत तरीके से दिखाता है. ठीक है, या तो जानबूझ के या अनजाने में जो है इन्फॉर्मेशन गलत देता है. इफ़ फॉर एग्जाम्पल इफ द इन्वेस्टिगेटर आस्क अ क्वेश्चन ऑन द इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट, ही और शी मे नॉट गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑब्वियस रीजन ऑन, और द इन्वेस्टिगेटर मे नॉट बी एबल टू पुट अ क्वेश्चन दैट इज सेंसिटिव. ठीक है, दस अवॉइडिंग एम्बेरसमेंट. तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटर ने सही तरीके से क्वेश्चन ना पूछा हो, या फिर कुछ रीज़न की वजह से जो है वो रिस्पोंडेंट जो है वो सही आंसर नहीं देना चाह रहा हो. तो रिस्पोंडेंट बायस, रिस्पॉन्स बायस में ऑल्सो अकर बिकॉज द इंटरव्यूअर प्रेजेंस इन्फ्लुएंसेस द रिस्पोंडेंट टू गिव अनट्रू और मॉडिफाइड आंसर. क्योंकि इंटरव्यूअर खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी जो है हमारा रिस्पोंडेंट सही आंसर नहीं दे पा रहा है या अपने आंसर्स में मॉडिफिकेशन करता है. ठीक है, तो रिस्पोंडेंट या इंटरव्यूअर टेंडेंसी इज टू प्लीज द अदर पर्सन रेदर देन प्रोवाइड और obtain द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. कहीं ना कहीं जो है रिसर्च, चाहे वो रिस्पोंडेंट है या इंटरव्यूअर है, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेने से अच्छा है कि एक दूसरे को क्या करें, प्लीज़ करें. ठीक है, तभी जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर पाएंगे. तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. नॉन स्टैंडर्ड एरर मीन्स नॉन सैम्पलिंग एरर में हमारा जो फर्स्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा. रिस्पोंडेंट एरर के बारे में, रिस्पोंडेंट एरर क्या होता है, रिस्पोंडेंट बायस क्या होता है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इसमें सेकंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर. एडमिनिस्ट्रेटिव एरर क्या कहता है, द एरर दैट हैव अराइजन ड्यू टू इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेसेस आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एरर. कि जो भी हमने रिसर्च प्रोसेस करना था, जिस भी तरीके से हमने सैंपल कलेक्ट करना था सैंपल को, तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस रिसर्च प्रोसेस का वो सही नहीं था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, जिसकी वजह से एरर आ गई. देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर. दीज आर सैंपल सिलेक्शन एरर, इन्वेस्टिगेटर एरर, इन्वेस्टिगेटर चीटिंग, डाटा प्रोसेसिंग एरर. सैंपल सिलेक्शन एरर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वी प्लान टू यूज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्लान इन अ मार्केट रिसर्च स्टडी of a new product and decided to interview every fifth customer coming out of a consumer store. If the day of the interview happen to be working day, then we are excluding all those consumers who are working. ठीक है, so this may lead to an error because of the unrepresentative sample selection. तो कहीं ना कहीं सैम्पल सिलेक्शन एरर कब आ रहा है कि मान लो कि हम क्या करते हैं, कंज्यूमर स्टोर में गए, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, हम एक जो फर्स्ट हमारा जो सैंपल होता है वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम बाकी सारे सैंपल को सिलेक्ट करते हैं. तो हमने सोचा कि जो हमारा फिफ्थ कस्टमर होगा, हर एक फिफ्थ कस्टमर से हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तो हो सकता है कि जिस दिन हम डाटा कलेक्ट करने गए वो क्या है, वर्किंग डे है. तो जो लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो उस समय कंज्यूमर स्टोर पे ना आए. ठीक है,
तो इस वजह से हो सकता है कि जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल सिलेक्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, उस दिन हमें सैम्पल कलेक्ट नहीं करना चाहिए था, इस वजह से जो है वो एरर आ सकता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सैम्पल सिलेक्शन एरर क्या होता है और किस तरीके से अराइज होता है। सो उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटर एरर। इन्वेस्टिगेटर एरर क्या होता है? व्हेन द इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू द रिस्पोंडेंट, he or she may fail to record the information correctly or may fail to cross check the information provided by the respondent. Therefore the error may arise due to the way the investigator record the इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो भी सैंपल को कलेक्ट कर रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने की वजह से एरर आ सकता है कि हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की और रिकॉर्ड की वो गलत हो। कलेक्ट तो कुछ और किया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो उसको कुछ और रिसीव हुई है, लेकिन जब वो रिकॉर्ड करने जा रहा है तो उसने कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, रिकॉर्डिंग में मिस्टेक कर दी, या फिर वो रिस्पोंडेंट से क्रॉस चेक करना भूल गया कि अगर वो क्रॉस चेक करेगा तो हो सकता है कि उससे सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन मिले, एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला होता है कि इन्वेस्टिगेटर को सही तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, दूसरा ये होता है कि क्रॉस चेक करना चाहिए कि जो हमारा रिस्पोंडेंट कह रहा है वो सही है या नहीं है। कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो ये दो चीज़ें ना होने की वजह से जो है वो एरर अराइज हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टिगेटर चीटिंग। मीन्स समटाइम द इन्वेस्टिगेटर में ट्राई टू फेक द डाटा इवन विदाउट मीटिंग द कंसर्न रिस्पोंडेंट। देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू क्रॉस चेक दिस टाइप ऑफ फेकिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर। कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक्चुअल में रिस्पोंडेंट से मिलता ही नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी जो है वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से भी एरर आता है। तो इसको हमें जो है वो क्रॉस चेक करना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरीके के एरर को जो है वो कम किया जाए। उसके बाद आता है हमारा डाटा प्रोसेसिंग एरर। डाटा प्रोसेसिंग एरर क्या होता है? वंस द डाटा इज कलेक्टेड, एक बार जब डाटा कलेक्ट कर दिया तो नेक्स्ट जॉब जो होती है रिसर्चर की इज टू एडिट कोड एंड एंटर द डाटा इनटू अ कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। द एरर कैन बी मिनिमाइज बाय केयरफुली एडिटिंग कोडिंग एंड एंटरिंग द डाटा इनटू अ कंप्यूटर। मान लो डाटा को तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं या कोडिंग में डालते हैं तो हो सकता है उस समय एरर आए। तो जो हम एडिट करेंगे, कोडिंग करेंगे, एंटरिंग करेंगे डाटा की कंप्यूटर में, तो वो हमें केयरफुली करनी चाहिए ताकि इस तरीके के एरर को रिड्यूस किया जाए या मिनिमाइज किया जाए। ये तो हमने पढ़ लिया सैम्पलिंग एरर क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। फिर से देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमने जो है वो कवर किए हैं सैम्पलिंग एरर में और कौन कौन से पॉइंट हमने कवर किए हैं नॉन सैम्पलिंग एरर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस एरर को जो है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग साइज़ में हमने पढ़ा था कि कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है और सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए। मेथड की बात करें तो जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, तो एरर होने के चांसेस कम होंगे, और सैम्पल साइज़ भी हमारा क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन सैम्पलिंग एरर किस वजह से आकर होते हैं, रिस्पोंडेंट एरर की वजह से और एडमिनिस्ट्रेटिव एरर की वजह से। तो यही बेसिक पॉइंट हमने इसमें कवर अप किए हैं। और जो हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरर की वजह से, तो उसमें 4 पॉइंट हमने पढ़े, सैम्पल सिलेक्शन एरर, इन्वेस्टिगेटर एरर, इन्वेस्टिगेटर चीटिंग और डाटा प्रोसेसिंग एरर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रोल और एरर, कि जो भी एरर आते हैं इसको कंट्रोल करना तो ज़रूरी है, तभी तो बेनिफिट होगा उस सैंपल को कलेक्ट करने का, डाटा को कलेक्ट करने का, तभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। तो एरर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इन द अबव 2 सेक्शन वी हैव आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एरर। It is not possible to eliminate completely the source of error. However, the researcher object and effort should be to minimize the source of error as much as possible. क्या कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कम्प्लीटली एरर को ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें। हाँ, एरर होने के चांसेस हम कम कर सकते हैं। There are ways which we can use to reduce the errors. Some of these are designing and executing a good questionnaires. ठीक है, सेकंड कहता है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड। थर्ड, एडुकेट सैम्पलिंग साइज। फोर्थ, एम्प्लॉइंग ट्रेन इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट द डाटा। उसके बाद आता है केयर इन एडिटिंग, कोडिंग एंड एंटरिंग द डाटा इनटू द कंप्यूटर। कि जो बेसिकली हमने एरर पढ़े हैं कि पहला क्या है, हमारा सैम्पलिंग मेथड सही होना चाहिए। सैम्पलिंग एरर में 2 मेथड पढ़े थे, एक तो होता है कि मेथड यूज़ किया और दूसरा था सैम्पलिंग साइज़। तो हमारा जो मेथड है वो सही होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड, फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। सेकंड हमें कहा है सैम्पल साइज़ में की वजह से एरर आता है, तो सैम्पल साइज़ हमारा सही होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। 2 पॉइंट हमें याद हो गए। तीसरा कहा गया कि इन्वेस्टिगेटर की गलती की वजह से,
इन्वेस्टिगेटर की गलती की वजह से क्या होता है, कई बार इन्वेस्टिगेटर सही से इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता, सही से क्रॉस चेक नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हमें अपने इंटरव्यूअर को ट्रेन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को क्या करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, डाटा को सही से कलेक्ट कर पाएंगे। 3 पॉइंट याद हो गए, ठीक है। 4th पॉइंट क्या था कि कहीं ना कहीं जो भी हम डाटा कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब हम उसको क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में उसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है, उस डाटा को कोड कर रहे हैं या फिर उसको एंटर कर रहे हैं, तो उस समय हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट तो हो गए। उसके बाद है डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूटिंग अ गुड क्वेश्चनरी। एक सही क्वेश्चनरी को हमें प्रिपेयर करना चाहिए ताकि जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो सही तरीके से क्या करे, अपना रिप्लाई दे, अपना जो है सही तरीके से रिस्पॉन्स दे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं एरर को कंट्रोल करने के लिए। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।